नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। संदीप जानी नाम है हमारा और इस सेशन के अंदर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की जो हमारी सीरीज होगी, जो जो सब्जेक्ट हमारे ऐप के ऊपर कंप्लीट होते जाएंगे उनके हम कंप्लीट टेस्ट करेंगे। ये कह लीजिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हम इस टेस्ट के अंदर रखने वाले हैं। तो ये सेशन हमारा सर्वेइंग को डेडिकेटेड है। और जो सब्जेक्ट जो हमारे हो चुके हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसका टेस्ट हम कर चुके हैं, सर्वे का अभी हम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का भी हमें करना है और सॉइल मैकेनिक्स जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी हम टेस्ट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर भी ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही टेस्ट रखेंगे, और भी टेस्ट जो है वो हम कंडक्ट करते रहेंगे। सर्वे का क्योंकि लास्ट वीक होना था तो आज हम इसको कर रहे हैं। 1 मिनट वेट करते हैं ताकि बाकी दोस्त ज्वाइन कर लें और फिर हम इस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। टेस्ट के अंदर प्रश्नों की संख्या रहेगी 50 सवाल करने हैं हमें, और समय कोशिश करनी है 1 मिनट 1 घंटे के अंदर हम ये करें। क्वेश्चन नंबर 1, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड एज। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड एज। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग को बोलते हैं कार्टोग्राफी। मैप को बनाने की जो आर्ट है उसे बोला जाता है, इट इज कार्टोग्राफी। नेक्स्ट, डिटर्मिन द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ earthwork फॉर अ रोड इन एम्बैंकमेंट हैविंग अ लेंथ ऑफ 120 मीटर ऑन अ यूनिफॉर्म लेवल ग्राउंड। द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन इज 10 मीटर, साइड स्लोप्स 3:1 आपको दे रखा है। Height of the bank at the ends are 1 meter and 1.5 meter respectively. Use trapezoidal method considering average of the area at two ends. एक एंड पे एरिया कुछ इस प्रकार से, दूसरे एंड के ऊपर एरिया कुछ इस प्रकार से। इन दोनों एरियाज को अगर ऑब्जर्व करें हम, द फर्स्ट वन इज दिस एरिया और सेकेंड एरिया जो है ये लास्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया है। ये दो एरियाज आपको कैलकुलेट करने होंगे। ये दो एरिया आपको कैलकुलेट करने हैं। पहले आप खुद ट्राई करें, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसे। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया कि करना क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिया गया, डिटर्मिन द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर अ रोड इन एम्बैंकमेंट हैविंग अ लेंथ ऑफ 120 मीटर। तो ये लेंथ आपको कितनी दी गई है? ये 120 मीटर दी गई। ऑन अ यूनिफॉर्म लेवल ग्राउंड द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन इज 10 मीटर। आपको यहां पर विड्थ जो दी गई ये 10 मीटर दी गई। द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन इज 10 मीटर एंड साइड स्लोप्स आर 3:1 कि अगर आप एक यूनिट वर्टिकल चलते हैं, अगर आप एक यूनिट वर्टिकल चलते हैं तो 3 यूनिट हॉरिजॉन्टल चलना होगा। पहले केस में आपको दे रखा है कि एक एंड जो है वो 1 मीटर डेप्थ पे है, और इस एंड पे अगर हम बात करें तो ये वाला एंड जो है ये 1.5 मीटर डेप्थ है। जो पीछे वाला आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है इसकी डेप्थ 1.5 है और इसकी 1 मीटर है। तो 3 टाइम्स आपको कंसीडर करना है। तो 3 टाइम्स अगर कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर। आपको दिया गया है कि 3 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल,
यानी कि जितना वर्टिकल चले उसका 3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल चल रहा है। 1 मीटर वर्टिकल चल रहे हैं तो 3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल चलना होगा। सिमिलरली इस तरफ भी देखेंगे कि अगर 1 मीटर चल रहे हैं वर्टिकल तो आपको 3 मीटर हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। ये आपके पास यहां पर 10 मीटर आ जाएगा। सो A1 इसे बोल देते हैं कि दिस एरिया इज A1। A1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो वो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड ट्रेपेजियम की एक ही है, दूसरी ये, तो 10 + 3 + 3 तो 16, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1, तो आपके पास 26/2 13 मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। 13 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। A2 की बात करें, A2 के केस में ये जो पीछे ट्रेपेजियम आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये 1.5 मीटर डेप्थ है तो इसका 3 गुना यानी कि 1.5 का 3 टाइम्स, तो 4.5 मीटर ये हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली डेप्थ अगर 1.5 मीटर है तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 4.5 मीटर हो जाएगा। तो अब इस केस में जो पीछे ट्रेपेजियम बन रहा है इसके एरिया को अगर हम बोल देते हैं कि एरिया A2 है, तो A2 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये वाली साइड आपके पास 10 मीटर, नीचे वाली 4.5 + 10 + 4.5 तो 9 और 10 19 + 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स 1.5 है। तो ये एरिया कितना आएगा, येलो कलर दोस्त सिर्फ हाईलाइट करने के लिए है, येलो कलर से कुछ लिखा नहीं हुआ है। 21.75 21.75। अब हमारा जो एवरेज एरिया रूल क्या कह रहा है कैलकुलेट करने का वॉल्यूम का, वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ का ट्रेपेजियम का एरिया दूसरे तरफ का ट्रेपेजियम का एरिया, इन दोनों का एक एवरेज सा एरिया ले लो और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों का एक एवरेज एरिया लेकर के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे, इस एंड का एरिया A1, पीछे के एंड का एरिया A2, पीछे के एंड का एरिया A2। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे कि A1 + A2/2 इंटू इस एम्बैंकमेंट की लेंथ कितनी है, A1 की वैल्यू 13, 21.75 A2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 मीटर। वॉल्यूम बताएं कितना आएगा, वॉल्यूम कितना आएगा बताएं। (2085 मीटर क्यूब, परफेक्ट 2085 मीटर क्यूब, बहुत ही बढ़िया। वॉल्यूम 2085 मीटर क्यूब आ गया। तो कई बार एग्जाम में समझने में दिक्कत कहां कहां आ जाती है, इन पॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल लेने में प्रॉब्लम आ जाती है कि ये 3:1 ये दे रखा है। फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये जो डेप्थ दे रखी है 1.5 मीटर 1 मीटर, तो इसका मतलब क्या है। तो क्वेश्चन में हमें यही चीजें समझनी थी कि 1 मीटर मतलब इस ट्रेपेजियम की हाइट, 1.5 मीटर पीछे वाले ट्रेपेजियम की हाइट, इनकी हाइट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ट्रेपेजियम के डायमेंशंस कैलकुलेट करने थे, फिर A1 A2 कैलकुलेट करना था। उसके हिसाब से एक एवरेज एरिया और लेंथ ऑफ द एम्बैंकमेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि वॉल्यूम ऑफ दिस एम्बैंकमेंट हमारे पास 2085 मीटर क्यूब आ गया। प्रश्न क्रमांक 3, सिम्पसन्स रूल इज एप्लीकेबल टू अ डैश कर्व्ड बाउंड्री। सिम्पसन्स रूल जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था, तो 2 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर समय चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए और क्वेश्चन को समझने के लिए। उसी की जगह पर ऐसे सवाल भी आ जाएंगे जो आपका वहां पर समय को कंपनसेट कर देंगे। हालांकि रिसेंट जो एसएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं वो टोटली एकदम तुले हुए 90 तुले सवाल आ रहे हैं कि कितना पर्याप्त समय लगना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आ रही है, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं आ रही है। फिर भी हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए। सिम्पसन्स रूल जो है वो एप्लीकेबल है पैराबोलिक बाउंड्रीज के लिए। हम ये मानते हैं कि जो भी हमारा प्लॉट है, जो एरिया कैलकुलेट करना है जिस लैंड का, तो उसकी बाउंड्रीज जो है वो क्या है, पैराबोलिक है। उसकी बाउंड्रीज क्या है, पैराबोलिक है, ये मानते हैं हम। फॉर कंप्यूटिंग द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क यूजिंग प्रिज्मोइडल फॉर्मूला द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सेक्शनल एरिया विल बी। तो जैसे हम सिम्पसन्स रूल के अंदर कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑड होने चाहिए,
वैसे ही प्रिज्मोइडल फॉर्मूला के अंदर जो हम एरियाज लेते हैं, अब वो फॉर्मूला तो सिम्पसन जैसा ही है, तो इस केस में भी हमें ऑड नंबर ऑफ, ये जो हम लेते हैं d/3 इंटरवल फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया 4 टाइम्स इवन पोजीशन वाले एरिया 2 टाइम्स ऑड पोजीशन वाले एरिया, तो यहां पे हमें ऑड नंबर ऑफ सेक्शनल एरियाज कंसीडर करने होते हैं, ऑड नंबर ऑफ एरियाज कंसीडर करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the following perpendicular offsets were taken at 10 meter interval from a survey line to an irregularly shaped boundary line। आपको सारे ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, all measured in meters, calculate the area in meter square enclosed between the survey line and the irregular shaped boundary line by Simpson's rule। Simpson's rule के अकॉर्डिंग आपको करना है। आधे मिनट का समय आपको दिया जा रहा है जिससे आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें और फिर हम सॉल्व करना साथ में स्टार्ट करेंगे। चलिए लेट स्टार्ट। एरिया की अगर हम बात करेंगे तो सिम्पसन रूल कहता है कि जो इंटरवल है डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वाला जो ऑर्डिनेट था प्लस लास्ट वाला ऑर्डिनेट जो आपके पास था प्लस 4 टाइम्स इवन पोजीशन वाले, मतलब फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 टाइम्स इवन पोजीशन वाले O2 O4 एंड सो ऑन प्लस 2 टाइम्स ऑड पोजीशन वाले O3 O5 एंड सो ऑन। तो देखिए यहां पर फर्स्ट और लास्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ऑर्डिनेट हमारा कौन सा है इनमें से, फर्स्ट 2.52 और लास्ट 5.91। इंटरवल की वैल्यू 10 मीटर, तो 10/3 फर्स्ट 2.52 लास्ट वन इज 5.91, फिर 4 टाइम्स इवन पोजीशन वाले, 4 टाइम्स इवन पोजीशन पे कौन कौन से हैं, इवन पोजीशन वाले हम हाईलाइट कर लेते हैं येलो कलर से, तो ये सेकंड पे है आपके पास, फिर ये फोर्थ पे है, फिर ये सिक्स्थ पे है, फिर एट्थ पे है, ये इन सबको लिखना है। सो 4 टाइम्स 4.56 प्लस 2.82 प्लस 4.82 प्लस 7.12 प्लस 2 टाइम्स ऑड पोजीशन वाले जो बच गए वो हैं 6.82 5.89 8.27। कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर बताएं। फोर 425.5 मीटर स्क्वायर। सो नियरेस्ट आंसर आपके पास 424 मीटर स्क्वायर है, नियरेस्ट आंसर आपके पास 424 मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 40 मीटर एंड 60 मीटर, ये वाली साइड 40 मीटर है
ये 60 मीटर है and its perpendicular distance is 15 meter, then area of the trapezium is, बताएं। $750 मीटर स्क्वायर, बच्चों वाला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कर्व इज कॉल्ड एज, ये आपका कर्व था, सर्कुलर कर्व, यहां से एक टेंजेंट जो आ रही थी इस जगह पे जो टच करती है या पॉइंट ऑफ कर्व के ऊपर टच करती है, तो इसे क्या बोलते हैं? ये वाली टेंजेंट कौन सी है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो जाती है वो कौन सी है? तो ये आपकी बैक टेंजेंट होती है, ये आपकी फॉरवर्ड टेंजेंट होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या था हमसे? हमसे पूछा था कि पॉइंट ऑफ द कर्व से कौन सी टेंजेंट पास होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बैक टेंजेंट पास होती है, बैकवर्ड टेंजेंट पास होती है। द शार्पनेस ऑफ कर्व इज डेजिग्नेटेड बाय इट्स, कि कोई कर्व कितना शार्प है इसको हम कैसे बताते हैं? कि कोई कर्व जो है, अगर हम एक कर्व ये ले लें, फिर एक कर्व ये ले लें, फिर एक कर्व ये ले लिया, कौन सा कितना शार्प है इसको बताने का क्राइटेरिया हमने क्या रखा था कि पहली चीज तो इस आर्क की लेंथ को फिक्स किया जाए कि वो 30 मीटर या फिर 20 मीटर है। तो एक गिवन आर्क लेंथ के हिसाब से हम बताएंगे कि 30 मीटर या 20 मीटर है। इसके हिसाब से हमने रिलेट किया था कि आप अगर 17 19 बाई डिग्री ऑफ द कर्व बता दें, किसके लिए? 30 मीटर वाले के लिए। अगर 20 मीटर के लिए आपको बताना है तो 1146 बाय डी से आप बता सकते हैं। सो शार्पनेस ऑफ द कर्व को आप बताते हैं डिग्री ऑफ कर्वेचर के हिसाब से, डिग्री ऑफ कर्वेचर के हिसाब से आप बताते हैं। नेक्स्ट, और ये हमने कैसे कैसे कैलकुलेट किया था? आर्क डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी किया था, कॉर्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी किया था। In theodolites, the axis of rotation of telescope in the vertical plane indicates. In theodolite, the axis of rotation of telescope in the vertical plane indicates कि अगर टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है तो वो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? अगर आपका टेलीस्कोप इस तरीके से, अब ये आपका टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप अगर ऐसे रोटेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन में ऐसे, तो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ही तो रोटेट कर रहा है। किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ही तो रोटेट कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में अगर रोटेट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन ये वाला प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये वाला। द एडिटिव कांस्टेंट ऑफ अ थियोडोलाइट इज, एडिटिव कांस्टेंट ऑफ अ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट से बेटर है यहां पर टैक्योमीटर लिखा होना चाहिए। टैक्योमीटर और टैक्योमेट्रिक इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर जो एडिटिव कांस्टेंट होता है वो होता है किसके बराबर? F प्लस डी के बराबर, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ए सी क्या बता रहे हैं आप? F बाई आई तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है ना, F बाई आई तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द टावर अबव हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कॉलिमेशन ऑफ थियोडोलाइट फिक्स्ड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर रूट 3 मीटर फ्रॉम इट इज 30 मीटर। क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि किसी टावर की हाइट जो है, द हाइट ऑफ टावर अबव हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर एक टावर है। The height of tower above horizontal line of collimation of theodolite fixed at horizontal distance of 30 root 3 मीटर from it, यानी कि यहां पे आपका थियोडोलाइट रखा हुआ है
और कुछ इस प्रकार से ही रखा हुआ है कि इसकी लाइन ऑफ साइट जो है या ये हॉरिजॉन्टल वाली जो है, इससे इसकी हाइट की बातें हो रही है। ये थियोडोलाइट रखा हुआ है 30√3 मीटर पर, और इस टावर की हाइट जो है, इस टावर की हाइट जो है वो कितनी है, 30 मीटर है। आपसे ये पूछ रहा है कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, ये थीटा की वैल्यू कितनी है। याद करो वो बचपन के दिन जब tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ करता था। याद करो वो दिन जब tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 हुआ करता था, तो जिससे हम ये बोल सकते थे कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। 45 डिग्री कहां से आया, tan थीटा 1 होता तो बोलते 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, यानी कि ये वर्टिकल एक्सिस है, टेलीस्कोप को ऐसे लिया और ऐसे घुमा रहे हैं आप, टेलीस्कोप को इस प्लेन में घुमा रहे हैं, तो ये आपकी वर्टिकल एक्सिस, इस टेलीस्कोप को अब ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस तरीके से घुमाने को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्विंगिंग द टेलीस्कोप। स्विंगिंग द टेलीस्कोप का मतलब कि जब टेलीस्कोप को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, लेकिन घुमा किस में रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, तो जब टेलीस्कोप ऐसे घूम रहा है तो स्विंगिंग हो रहा है, अगर टेलीस्कोप ऐसे वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है तो प्लंजिंग बोलते हैं उसको। सो स्विंगिंग और प्लंजिंग में बेसिक सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अ प्लेन सरफेस ऑन कंटूर मैप इज इंडिकेटेड बाय, अ प्लेन सरफेस ऑन अ कंटूर मैप इज इंडिकेटेड बाय, प्लेन सरफेस को आप कैसे बनाएंगे, सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड होंगी, उन पे वैल्यूज सेम लिखी होंगी अगर वो पूरा का पूरा प्लेन सरफेस है आपके पास तो। द कंटूर्स विच आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट ऑन एन एरिया देन दैट एरिया शुड बी, वो कंटूर्स जो कि पैरेलल होते हैं और एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट होते हैं, तो वो क्या बताएंगे आपको, पैरेलल हैं एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट है तो यूनिफॉर्म स्पेस बताएंगे। इक्वली स्पेस्ड कंटूर्स रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म स्लोप, इक्वली स्पेस्ड कंटूर्स जो हैं वो यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म स्लोप, वाइडली स्पेस्ड कंटूर लाइंस ऑन अ मैप यूजुअली रिप्रेजेंट अ, वाइडली स्पेस्ड कंटूर, अब ये वाला कंटूर यहां पर, फिर नेक्स्ट ये वाला यहां पे, फिर नेक्स्ट और दूर, तो अब जब इनका कंटूर मैप देखेंगे तो आपको ये वाइडली स्पेस दिखेंगे। तो रिलेटिवली फ्लैट टोपोग्राफी जहां पर होती है वहां पर कंटूर जो है वो दूर दूर दिखेंगे, रिलेटिवली फ्लैट टोपोग्राफी जहां पर होगी वहां पे कंटूर्स आपको दूर दूर नजर आएंगे। कंटूर इंटरवल इज, कंटूर इंटरवल इज, कंटूर इंटरवल क्या होता है, कंटूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप, स्केल का जो मैप का स्केल जितना छोटा होगा उतना ही कंटूर इंटरवल ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1:1000, 1:1 लाख मान लीजिए आप, जब इतना ले रहे हैं तो कंटूर इंटरवल ज्यादा लेना पड़ेगा आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल ऑफ द मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ ओरिएंटिंग अ प्लेन टेबल विद 2 स्टेशन इज कॉल्ड एज, 2 स्टेशंस के रिस्पेक्ट में जब आप टेबल को ओरिएंट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम है हमारी, ये क्या है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम। द मेथडोलॉजी ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इज बेस्ड ऑन, प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग ही कर रहे हैं बेसिकली, तो ट्रैवर्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, सच दैट जो लाइंस हम ड्राइंग के ऊपर बना रहे हैं वो लाइन फील्ड की लाइंस के पैरेलल चल रही हैं। द इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग रेज इन प्लेन टेबल सर्वे, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जिसके ऊपर एक तरफ आई वेन लगी होती है और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट वेन लगी होती है, जिससे हम ऐसे देखते हैं, साइट करते हैं और ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देते हैं या रेज ड्रॉ कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एलिडेट बोलते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज एलिडेट। व्हाट इज द साइज ऑफ ए शीट, तो
फटाफट से इसका आंसर ही देख लेते हैं। ए शीट जो होती है, जो यूज की जाती है, उसका साइज होता है 420 बाई 320 mm। 420 बाई 320 mm। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ मोस्टली यूज्ड टू बैलेंस ए ट्रावर्स वेयर लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स आर ऑफ इक्वल प्रिसीजन। जब लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट इक्वल प्रिसीजन की आ जाए तो उस वक्त कौन सा मेथड यूज करते हैं? इक्वल प्रिसीजन के केस में आप कौन सा यूज करते हैं? बाउडिच मेथड यूज करते हैं। एंगल्स एंड डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विद सेम प्रिसीजन, बाउडिच रूल इस केस में यूज किया जाता है। When the whole circle bearing of a traverse line is between 90 degree and 180 degree, whole circle bearing यहां पे कोई लाइन है, होल सर्किल बियरिंग 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में है, तो इस केस में लैटिट्यूड क्या होगा, डिपार्चर क्या होगा, आपको बताना है। डिपार्चर की अगर हम लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड होता है प्रोजेक्शन, लैटिट्यूड होता है प्रोजेक्शन ईस्ट वेस्ट एक्सिस के ऊपर, तो लैटिट्यूड नेगेटिव। डिपार्चर की अगर हम बात करेंगे तो डिपार्चर लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ एक्सिस पे और डिपार्चर जो है वो ईस्ट वेस्ट एक्सिस के ऊपर होता है, तो डिपार्चर हमारा इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा, लैटिट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज डिपार्चर पॉजिटिव, लैटिट्यूड नेगेटिव। डिपार्चर पॉजिटिव, लैटिट्यूड नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 23 खुद से ट्राई करें, देखते हैं कितना समझ में आया था आपको लेवलिंग। In leveling, backside is noted as 1.2 meter on a benchmark. पहले बैक साइड ली और बैक साइड की वैल्यू, ये बेंचमार्क जो था ये 100 मीटर पे था, यहां पर जो रीडिंग ली वो 1.2 मीटर ली बैक साइड, एंड फोर साइड इज नोटेड एज 1.2। तो खुद ने बता दिया कि ये तो बैक साइड थी और ये फोर साइड है, फोर साइड की वैल्यू कितनी, ये भी 1.2, ठीक है। देन इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड टू अ न्यू पोजीशन, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को एक नई पोजीशन पे रख दिया गया। नाउ बैक साइड इज नोटेड एज 1.1, बैक साइड आपको यहां पर देखने को मिली 1.1 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब आपको इस जगह का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये बताना है। सो दिस इज वेरी सिंपल, 100 प्लस 1.2 101.2, फिर 1.2 फिर से माइनस कर दो, ये 100, फिर 100 में 1.1 ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 101.1 मीटर। सिंपल, 101.1 मीटर। अब कहाँ फॉर्मूले याद करते रहेंगे आप, छोटा सा डायग्राम बनाया, फटाफट आंसर आते गए। Next question. The staff readings taken at station A, B, C, D from single setup of the level are this. The station B is, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कॉमन सेंस वाला सवाल। एक ही सेटअप से ये रीडिंग ली गई, इसी लाइन के अलॉन्ग रीडिंग ली गई। सबसे पहली रीडिंग ए के ऊपर 0.535 आई, कितनी रीडिंग आई ए पर आई 0.535, फिर 1.105 अगर बी पर आई, बी पर अगर ये रीडिंग 1.105 मीटर आई, इसका मतलब ए के हिसाब से बी नीचे है, तभी तो इतनी ज्यादा रीडिंग इसने शो की। सी पर
2.155, तो सी और नीचे है, जिससे कि सी पॉइंट यहां है, जिससे कि रीडिंग इस पे आई 2.155 मीटर। फिर 1.785 डी पे आई, डी पे 1.785 मीटर रीडिंग आई। इसका मतलब एक्चुअल में वो आपका जो ग्राउंड है वो कुछ यूं है। अब आपसे सवाल में पूछा है द स्टेशन बी इज, बी कहां पर है? ऑप्शंस पढ़ें और आंसर बताएं। आपसे पूछा गया है कि बी कहां पर है। बी सी और डी से ऊपर है। बी इज अबव सी एंड डी। ऑप्शन यही है ना, बिलो ए एंड डी। ए से तो बी नीचे है लेकिन डी से नीचे नहीं है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अबव सी एंड डी सही है, बिटवीन सी एंड डी गलत है, क्योंकि सी और डी के लेवल से ऊपर है ये, सी और डी से ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक साइड इज 6.655 taken on benchmark of reduced level 400. If foresight is 1.45, reduced level of the last station is. लास्ट स्टेशन कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट रखा गया होगा, इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद सबसे पहले बेंचमार्क पर रीडिंग ली गई होगी। बेंचमार्क पर रीडिंग ली गई बैक साइड, जिसकी वैल्यू आई 6.655 मीटर। इसका रिड्यूस लेवल था 400 मीटर। फिर आगे जा करके फोर साइड ली, तो फोर साइड की वैल्यू 1.45 मीटर आई। अब आपको पता है कि 400 प्लस 6, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कितना आ गया? ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया 406.655 मीटर। और फिर इसमें से माइनस कर दीजिए 1.45, तो ये वाला जो स्टाफ स्टेशन है, तो रिड्यूस लेवल ऑफ स्टाफ स्टेशन 2, इसे स्टाफ स्टेशन 1 बोल दिया तो इसे स्टाफ स्टेशन 2 कह सकते हैं, उसका 406.655 माइनस 1.45, तो आपके पास 405.205 मीटर। ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Which one of the following sites is taken on a turning point? टर्निंग पॉइंट कह लीजिए या फिर आप इसे चेंज पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। टर्निंग पॉइंट कहें या फिर चेंज पॉइंट कहें, आप दोनों नाम से इसे जानते हैं। सो टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट जो होता है उसके ऊपर बैक साइड और फोर साइड दोनों ली जाती हैं। बैक साइड और फोर साइड दोनों ली जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज टेकन ऑन अ टर्निंग पॉइंट? चेंज पॉइंट तो इसका नाम है, आंसर नहीं होगा चेंज पॉइंट। कौन सी साइड लेते हैं? तो साइड, फोर साइड और बैक साइड लेते हैं, तो सी नहीं होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 27, द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग इन विच द एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स आर कंप्यूटेड फ्रॉम द वर्टिकल एंगल्स एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड इन द फील्ड। मतलब डिस्टेंस मेजर कर लिया, एंगल मेजर कर लिया। आपने क्या किया? आप फील्ड में गए, फील्ड में जाके आपने देखा कि कोई बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग का आपने यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी कैलकुलेट कर लिया। आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया, चाहे तो ये वर्टिकल एंगल कैलकुलेट किया हो, ये वाला थीटा, चाहे ये वाला एंगल। एंगल है, एक साइड है। अगर आपको ये हाइट इसकी पता करनी है, अगर ये एच पता करना है, तो क्या यूज कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग यूज कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 62 डिग्री 20 मिनट्स। डेक्लिनेशन एट दैट प्लेस इज 2 डिग्री 70 मिनट्स ईस्ट। तो ये अगर आपके पास ट्रू नॉर्थ है, ये अगर ट्रू नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये ट्रू साउथ है, मैग्नेटिक नॉर्थ यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है 2 डिग्री 70 मिनट पे। और अब आपको ये बोला गया कि मैग्नेटिक बियरिंग है 62 डिग्री 20 मिनट। सो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डेक्लिनेशन। क्यों? क्योंकि ईस्ट वर्ड्स हैं। मैग्नेटिक बियरिंग 62 डिग्री 20 मिनट प्लस डेक्लिनेशन 2 डिग्री 70 मिनट्स।
ये क्या तरीका हुआ एक्सप्रेस करने का? या तो 2 डिग्री 7 मिनट होता, अगर चलो 70 के हिसाब से करें भी ऐड इसको, तो इसका मतलब हुआ 3 डिग्री 10 मिनट्स, 3 डिग्री इसमें ऐड करेंगे तो 65 30 वाला ऑप्शन है। 2 डिग्री 70 मिनट्स कर भी देंगे अगर यहाँ पर, तो ये 65 डिग्री 30 मिनट्स बनेगा। ये अच्छी बात है नहीं कि इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, लेकिन फिर भी 60 मिनट से ज़्यादा तो होता ही नहीं ना। एक्चुअल में हमें लिखना चाहिए कि 2 डिग्री 70 मिनट, गलत है लिखना, इसको लिखना चाहिए हमें 3 डिग्री 10 मिनट। इफ द फोर बीयरिंग ऑफ लाइन इज 130 डिग्री, व्हाट इज द बैक बीयरिंग? सिंपल सा तरीका है कि फोर बीयरिंग अगर 130 डिग्री दी है और ये 180 से छोटा है, तो बैक बीयरिंग के लिए क्या कर दीजिए, 180 इसमें ऐड कर दीजिए, 310 डिग्री आ जाएगा। अब 310 डिग्री को क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? 310 डिग्री को क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? यहां से चले हम 90, 180, 270 और 310, तो इस तरफ से बच गया आपके पास 50 डिग्री। तो नॉर्थ से चलेंगे 50 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ से 50 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट। ऐसे नहीं करना, तो सिंपल जो आपकी ये फोर बीयरिंग दे रखी थी 130 डिग्री, सो 130 डिग्री का मतलब हो गया था कि साउथ से चलना था 50 डिग्री, साउथ से चलना था 50 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। तो इसे आप डायरेक्ट साउथ और नॉर्थ का कन्वर्जन भी कर सकते थे, ईस्ट की जगह वेस्ट लिख दो, साउथ की जगह नॉर्थ लिख दो, ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ऑफ अ कंपास नीडल कैन बी फाउंड आउट अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम, किस से पता कर सकते हैं? अब ऐसे सवाल आप तब कर पाएंगे जब आपने क्लास नोट्स अच्छे से बनाए होंगे। अगर क्लास नोट्स अच्छे से नहीं बनाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाएंगे और छोड़ के आ जाएंगे। क्लास में हमने पढ़ा था ये कि अगर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की बात करें तो वेरिएशन ऑफ डेक्लिनेशन इज शोन बाय आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन से डेक्लिनेशन के वेरिएशन को हम शो करते हैं। सो आइसोगोनिक लाइंस या आइसोगोनिक चार्ट्स के थ्रू हम ये करेंगे। नेक्स्ट, if four bearing of line AB in whole circle bearing system is 142 degree 18 minutes, what will be the back bearing? तो back bearing क्या होगी? 142 डिग्री 18 मिनट्स, ऐड कर दीजिए 180 डिग्री इसमें से, तो ये आपके पास आ जाएगा 322 डिग्री 18 मिनट। Next question. If latitude and departure of a line AB are 78 मीटर and -45.1, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, ये नॉर्थ साउथ एक्सिस के ऊपर लैटिट्यूड बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट एक्सिस के ऊपर डिपार्चर बनाते हैं। इफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑन अ लाइन आर, पहले लैटिट्यूड दिया है +78, तो लैटिट्यूड ऊपर की डायरेक्शन में बना लेते हैं। लैटिट्यूड दिया है +78, तो यहाँ से यहाँ लैटिट्यूड बना लिया +78। डिपार्चर -45.1, तो डिपार्चर इस तरफ चला -45.1 की तरफ। तो इसका मतलब अब लाइन हमारी जो है वो कुछ यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। एक्चुअल लाइन जो है वो यहाँ एग्जिस्ट की, जिसकी वजह से लैटिट्यूड अगर प्लॉट किया हमने तो वो 78 मीटर प्लॉट हुआ। डिपार्चर की बात करें तो वो -45.1 मीटर आया। द होल सर्किल बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज, होल सर्किल बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज कितना है? ये कैसे पता करेंगे? पहले एंगल पता करना पड़ेगा यहाँ पे। जब ये एंगल आ जाएगा, अब आप एक ट्राइंगल देख लीजिए, ये एंगल पता करना चाहते हैं तो ये पता कर लीजिए, ये वाला पता करना चाहते हैं तो ये वाला पता कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। हम पता कर लेंगे कौन से वाला एंगल, ये वाला एंगल। इस एंगल को हमने बोल दिया कि लेट्स से दिस इज थीटा। अब इस ट्राइंगल को दोबारा से देखेंगे, इस ट्राइंगल को दोबारा से देखेंगे, ये एंगल है थीटा,
यहाँ पे साइड हमारे पास कितनी है 45.1 मीटर। ये वाली साइड, ये वर्टिकल वाली 78 के बराबर ही होगी, ये वाली साइड 78 के बराबर ही होगी। तो अब हम परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये एंगल के साथ वाली साइड बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस जब है तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हमें tan इनवर्स 78/45.1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपके पास आंसर tan इनवर्स 78/45.1, सो 59.96 अप्रोक्सीमेटली आ गया ये 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री आ गई। देयरफॉर होल सर्किल बियरिंग सिस्टम के अंदर बात करें अगर, तो यहां से यहां तक 90, 180, फिर उसके बाद 270 और 270 के अंदर 60 ऐड कर दीजिए, तो 270 प्लस 60 तो 330 डिग्री आ गया। अब कोई कहे कि सर हमें तो ये पता ही नहीं कि हाँ भाई tan इनवर्स कैसे कैलकुलेट करें बिना कैलकुलेटर, तो इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें ये पता लग रहा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एक ही ऑप्शन है 330 डिग्री। तो हाँ जी बिल्कुल, आप में से बहुत दोस्त भी ये आंसर बता रहे हैं, तो सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली भी ऑप्शन चूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the declination is negative the magnetic meridian will be on which side of true meridian, कि अगर declination negative है, this is your true north, this is true south। declination negative होने का मतलब कि magnetic north जो है वो west वाली साइड झुका हुआ है, it is towards west, so western side पे है। ऑप्शन ए will be the correct answer। लोकल अट्रैक्शन इज, व्हाट इज लोकल अट्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है तो बताएं। लोकल अट्रैक्शन इज, लोकल अट्रैक्शन इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से कोई इफेक्ट आता है हमारी मैग्नेट के ऊपर, यही लोकल अट्रैक्शन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये हमारी कोई लाइन थी मेन सर्वे लाइन। इस मेन सर्वे लाइन से यहाँ पे लेट से कोई पेड़ था, तो हम परपेंडिकुलर ऑफसेट भी ले सकते हैं, ऑब्लीक ऑफसेट भी ले सकते हैं। इस पॉइंट ए से इस ट्री को हमने ले लिया, फिर इस पॉइंट सी से एक मान लीजिए 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे कोई ना कोई एक बिल्डिंग थी, कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर था जिसको हमने एक ऑफसेट बना दिया। तो ऑब्लिक भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्लोपिंग ग्राउंड इज 420 मीटर एंड द करेक्शन टू बी अप्लाइड इफ द एंगल ऑफ स्लोप इज 12 डिग्री। दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना, 420 मीटर। यहां पर एंगल कितना, 12 डिग्री। अगर ये लेंथ L है तो मेजर करनी थी L cos थीटा। एरर किसके बराबर, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो करेक्शन किसके बराबर, करेक्शन विल बी ट्रू वैल्यू माइनस जो मेजर करके बताई। ट्रू वैल्यू कितनी है, L cos थीटा है, मेजर कितनी की, L की, तो L cos थीटा या फिर L कॉमन ले लीजिए 420 और यहां पर cos 12 डिग्री -1। So -9.178, -9.178 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 9.18 हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ना आए तो, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस फर्क इतना है कि अभी हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर पा रहे हैं। एग्जाम तक जाते जाते टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, नॉन टेक का हो जाता है, इतना सारा हमारे पास बल्क हो जाता है जिसको एक साथ आंसर करना होता है, तो बस वो चैलेंज होता है। लेवल क्वेश्चंस का यही रहेगा। अभी बस हमारे दिमाग में वो डर नहीं है,
वो एग्जामिनेशन फियर हम ज़बरदस्ती ले आते हैं एग्ज़ाम हॉल में जा करके, क्वेश्चन का लेवल तो फिर भी वही रहता है. A surveyor measures the distance between 2 points on a map of representative fraction of 1:100 is 140. But later he found out that he used wrong RF of 1:70. What is the correct distance between the 2 points? Correct distance क्या है आप बताएं कैलकुलेट करके. विदाउट कैलकुलेटर इम्पॉसिबल है. वो 12 वाला ठीक है, मान लिया इम्पॉसिबल है, लेकिन बाकी तो कर सकता है. True distance is equal to incorrect RF upon correct RF multiplied by measured length. यूज कर लिया 1/70, करना चाहिए था 1/100. डिस्टेंस मेजर किया 140 मीटर. सो वैल्यू आई 100/70 इंटू 140, तो 200 मीटर. 200 meter will be the correct answer. Retrograde vernier is the one in which smallest division of the vernier is. Retrograde vernier के अंदर smallest division जो vernier पे होती है वो छोटी होती है या बड़ी होती है मेन स्केल के एक डिवीजन से. In retrograde vernier, smallest division on vernier is longer than the smallest division on main scale. लॉन्गर होती है. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये भी 39, ये भी 39. द हाइपोटेंशियल अलाउंस फॉर 30 मीटर लॉन्ग चेन इफ द स्लोप इज 1:10 इज. मतलब स्लोप करेक्शन आपको बताना है, यहां पर आपको स्लोप करेक्शन बताना है. स्लोप करेक्शन आप जो बताते हैं स्लोप करेक्शन h²/2l से बताते हैं ना. अब आपको ये बता रहा है कि अगर 30 मीटर लॉन्ग के लिए बात करें हम, 1:10 का प्रोपोर्शन है. सिंपली आप ऐसे ले सकते हैं 1 मीटर पे 10 मीटर. अगर 10 मीटर चलेंगे तो 1 मीटर का राइज मिलेगा. 30 मीटर पे आप चलेंगे तो कितना राइज मिलेगा? 3 मीटर का राइज मिलेगा. तो यहाँ पे 3 मीटर कंसीडर कर सकते हैं. ये आपके पास 30 मीटर, हालांकि 30 मीटर ये हॉरिजॉन्टल वाला लेना चाहिए था, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा डिफरेंस है तो इसीलिए इस 30 को यहाँ 30 के लगभग बराबर मानते हुए ही हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं. तो 3 मीटर का राइज है और ये डिस्टेंस है आपके पास. तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 30, तो वैल्यू कितनी आएगी बताएं? 0.15. 0.15. ये हमने कैसे लिख दिया? 3 मीटर हाइट. ये हमने ऐसे लिख दिया कि अगर 10 मीटर हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो 1 मीटर वर्टिकल है. तो अब हमने बोल दिया कि ये 30 मीटर रफली ये भी 30 मीटर के आसपास ही है, तो फिलहाल 30 ले लेते हैं. तो हमने यहाँ पे इसको 30 लिया. तो जब हॉरिजॉन्टल 10 मीटर चलेंगे तो 1 मीटर का राइज, जब 30 मीटर चलेंगे तो 3 मीटर का राइज. Next question. A chain 20 meter long is 20 centimeter too short was used to measure a line and the result was 190 meter. True length कितनी होगी? आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. मेजर्ड लेंथ कितनी है आपके पास?
इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप 20 सेंटीमीटर टू शॉर्ट हो गई, तो मतलब 19.8 मीटर की रह गई, डेजिग्नेटेड 20 थी और 190। हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल होता है ना दोस्त, कई बार ये दे देते हैं क्वेश्चंस में, ऐसे दे देते हैं, होना तो वो चाहिए, लेकिन आप ऐसे सोचो कि फिर स्लोप कितना ज़्यादा हो जाएगा, 1 मीटर हॉरिजॉन्टल चलते 10 मीटर वर्टिकल, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मतलब वो यही कहना चाह रहा है कि 10 मीटर हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। हाइपोटेंशियल अलाउंस भी एक्चुअल में वही तो होता है दोस्त। हाइपोटेंशियल अलाउंस का मतलब क्या है? हाइपोटेंशियल अलाउंस का मतलब है कि अगर आप, जैसे एक चेन लेंथ थी, आपको डिस्टेंस मेजर करना था कहाँ से कहाँ तक, ये जो हाइपोटेंशियल अलाउंस की आप बातें कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना था, लेट से एग्जैक्ट डिस्टेंस ए बी मेजर करना था, आपने मेजर कितना कर दिया, आपने मेजर कर दिया ए सी, जबकि ए बी करना था, तो जब भी आप किसी स्लोप के अलोंग अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं, तो हम एक चेन लेंथ के लिए हाइपोटेंशियल अलाउंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अर्थात कि आप क्या करेंगे, अगर लेट से ये 1 चेन लेंथ है, अगर ए बी की वैल्यू 1 चेन लेंथ है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई जब भी आप स्लोप के अकॉर्डिंग डिस्टेंस मेजर करो ना, तो भले ही स्लोप पे मेजर करके आ जाना, लेकिन क्या करना, इतना मेजर करना आप, इसे मैं बी डैश से डिनोट कर लेता हूं, एक आर्क बना दी हमने इतना, कि आप क्या करना, एक चेन लेंथ डिस्टेंस मेजर कर लेना, एक चेन लेंथ डिस्टेंस मेजर कर लेना, और फिर हाइपोटेंशियल अलाउंस छोड़ देना, यानी कि एक चेन लेंथ डिस्टेंस मेजर किया, फिर इतना डिस्टेंस छोड़ के, फिर यहां पे फिर से दोबारा चेन आपको मेजर करनी है, यहां पे फिर से एक चेन लेंथ डिस्टेंस मेजर करना, फिर से हाइपोटेंशियल अलाउंस छोड़ देना, और फिर आगे मेजर करना। तो इतना इतना डिस्टेंस छोड़ते हुए अगर आप चेन लेंथ मेजर करेंगे, तो आप करेक्ट डिस्टेंस बताएंगे, भले ही आप स्लोप के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं। हाँ जी, इसके अकॉर्डिंग आंसर 188.1 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केल ऑफ 1 in 100 इन अ मैप रिप्रेजेंट्स, 1 in 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। द यूजुअल मेथड अडॉप्टेड फॉर रिप्रेजेंटिंग स्केल ऑन मैप इज, जनरली हम ग्राफिकल स्केल जो है वो अडॉप्ट करते हैं, ग्राफिकल स्केल बना देते हैं हम हमारे मैप के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर, क्योंकि वो श्रिंक नहीं कर, वो श्रिंक अगर करेगा तो सेम प्रोपोर्शन में करेगा जिसमें ड्राइंग श्रिंक कर रही है। When 1 centimeter on map represents 20 मीटर ऑन ग्राउंड, तो अगर RF बताना है 1 सेंटीमीटर अपॉन 20 इंटू 100 सेंटीमीटर, 1/2000, 1/2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the least count of a vernier scale? What is the least count of a vernier scale? लीस्ट काउंट क्या है? वैसे तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है कि मेन स्केल के एक डिवीजन और वर्नियर स्केल के डिवीजन का डिफरेंस क्या है, और वैसे इसको हम बताते हैं कि
कितने नंबर, एक जो डिवीजन है लीस्ट काउंट इज वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, वन डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल या फिर मेन स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लॉट ऑफ लैंड measures 30 centimeter into 60 centimeter on a map drawn to a scale of 1 centimeter equals to 50 मीटर। तो अगर आपको ये बताया 1 सेंटीमीटर को 50 मीटर मान लिया, तो एक्चुअल एरिया क्या होगा? एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड, तो आपको बताया गया कि 30 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, ये तो ड्राइंग का एरिया हो गया। अब इस 1 सेंटीमीटर की जगह आप क्या करेंगे, 30 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह 50 मीटर ले लीजिए, या ऐसे कर लीजिए आप कि 30 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लान के ऊपर एरिया हो गया। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आप पुट कर दीजिए कि 1 सेंटीमीटर की जगह 50 मीटर है, ऐसे लिख दीजिए। तो एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड आ जाएगा आपके पास 1800 इंटू 2500, सो 45 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, इतना तो लैंड का एक्चुअल एरिया है। What will be the area of map when plotted on topographical map drawn to a scale of 1 centimeter equals to 600 मीटर? अगर 1 सेंटीमीटर की जगह 600 मीटर लिख दिया जाए तो कितना होगा? या यूं कहें कि अगर आप 1 मीटर की जगह आप ऐसा लिख दें, 1 मीटर की जगह आप ऐसा लिख दें कि 1/600 सेंटीमीटर। कन्वर्ट, उल्टा कन्वर्ट करने के लिए कि फील्ड का एरिया ये था, अगर आप इसे ड्राइंग का एरिया, ड्राइंग एरिया ऑफ स्केल 1:600 इस पे अगर आप ले आए तो 1 मीटर की जगह 1/600 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो आप 45 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, 1 मीटर की जगह 1/600 सेंटीमीटर लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। सो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। $15 गलत है क्या? ऐसे क्वेश्चन दिमाग खाते हैं बहुत, दिमाग हमारे पास भी तो बहुत है, थोड़ा बहुत ये खा लेंगे तो क्या हो गया। 12.5 करेक्ट आंसर होना चाहिए, यहां पर इनकरेक्टली मार्क्ड होगा। What is the least count of vernier scale? Difference of the smallest division of main and vernier scale. हाँ, ये भी सही डेफिनेशन है, 44 की ए भी सही डेफिनेशन है, ए भी ठीक है। सर एक प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को क्वेश्चन हमसे पहले कैसे दिख जाता है, क्या मामला है? उनके पास दिव्य दृष्टि है, बाय गॉड्स ग्रेस एंड देयर मदर्स ब्लेसिंग्स दे आर एबल टू सी, जो चीज़ आने वाली है वो पहले ही देख लेते हैं। वो, उन्हें तो ये भी पता है कि एसएससी में क्या आने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के अंदर ये देखने आए हैं कि दुनिया में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नेक्स्ट, if a side of a 10 meter and 8 meter of a rectangle,
एक 10 मीटर, एक 8 मीटर, ये साइड्स हैं। इनको मेजर करते वक्त अगर एरर हो गया है 5-5 mm का, तो एरिया के अंदर कितना एरर रहा होगा? एरिया के अंदर कितना एरर रहा होगा? सिंपल तरीका, 10 इंटू 8, 80 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या कंसीडर करना है? अब आपको कंसीडर करना है कि अगर 10.005 मीटर फिर 8.005 मीटर, अगर ऐसा हो गया तो अब ये एरिया कितना रहा? कितना चेंज इन एरिया आएगा यहां पर? ऐसे नहीं पसंद आ रहा कि ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जाएगा कि अब इसका एरिया कैलकुलेट करो, इसका करो, तो करके देख लेते हैं पहले तो। 10.005 इंटू 8.005, तो आ गया 80.009, 80.009 मीटर स्क्वायर। सो डिफरेंस जो आया आपके पास, डिफरेंस प्लस माइनस 0.009 का रहेगा। तो 81.009, 009 नहीं, डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 80.09 आया। इन दोनों का डिफरेंस 0.09 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस, तो या तो 80 प्लस 0.9 या फिर उसमें से माइनस कर दीजिए आप 80 में से, तो 79.91 के आसपास। तो वैसे तो ऑप्शन डी आ रहा है। अब कोई कहे कि नहीं इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब डिफ्रेंशिएट आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे ये भी मैटर आ जाता है कि अगर आपने यहाँ पर इस साइड तो एरर इन ए, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड के अंदर एरर प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट के अंदर एरर, अगर ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आप, तो अब इस केस में लेंथ की वैल्यू कितनी? 10 मीटर, एरर कितना? 5 mm का, तो एरर कितने का? 5 mm का, प्लस 8 इंटू 0.005, यहाँ से ये वैल्यू कितनी आती है? 0.09। तो एरिया के अंदर जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा? 0.09 का आएगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन 47, एक्चुअल में 48 है ये क्वेश्चन, दो बार क्वेश्चन नंबर सेम रिपीट हो गया था। An old map was drawn with RF equals to 1/2000. The sheet of map shrinks with shrinkage ratio. तो shrinkage ratio आपको दिया गया है 20/22. Then calculate the corrected scale RF of the map. Correct scale आपको बताना है, या फिर यूं कहें कि shrunk scale आपको बताना है। आपको इस केस में shrunk scale कैलकुलेट करके बताना है। सो आपका श्रिंकेज रेशियो या श्रिंकेज फैक्टर जो है, श्रिंकेज फैक्टर किसके बराबर होता है? ये होता है श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। तो अगर ड्राइंग श्रिंक हो गई है तो उस केस में अब श्रंक स्केल यूज किया जाना चाहिए, और वो कैसे बताएंगे? श्रिंकेज फैक्टर से बताएंगे। तो वो 20/22 इक्वल्स टू श्रंक स्केल बाय ओरिजिनल स्केल। ओरिजिनल स्केल कितना? 1:2000। तो आपके पास श्रंक स्केल आ जाएगा 20/22 मल्टीप्लाइड बाय 1/2000, 1/2200।
1/2200, 1/2200 will be the correct answer. वन बाई 2200. करेक्ट स्केल बोल रहा है श्रृंग. क्यों? एन ओल्ड मैप वॉज ड्रॉन विद आर एफ इक्वल्स टू 1:2000. तो ओरिजिनल उसी को बोल रहे हैं और अब श्रृंग स्केल कैलकुलेट कर रहे हैं. करेक्ट का मतलब कहने का है, जब आपने पढ़ा होगा, जब सर्वे हमने पढ़ा था तो आपको बताया था, जब श्रिंकेज वाला इफेक्ट हम बता रहे थे तो आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि आज की डेट में हम डायरेक्टली कोई डिस्टेंस मेजर करें और कौन सा स्केल यूज़ कर लें कि हमारी आंसर्स करेक्ट आ जाए. तो हमने बोला था श्रृंक स्केल यूज़ कर लो, तो उस हिसाब से बता रहे हैं 1/2200. Next, which of the following chains is 100 feet long and consists of 100 links each of 1 feet? कौन सी ऐसी चेन है 100 फीट 100 लिंक होते हैं? इंजीनियर्स चेन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चेन इज 66 फीट लॉन्ग? तो 66 फीट लॉन्ग जो हमारी चेन होती है वो होती है गंटर्स चेन या फिर सर्वेयर चेन. तो सर्वेयर या गंटर्स चेन होती है. 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी गंटर्स चेन? 1 माइल किसके बराबर होता है? 1 माइल 80 गंटर्स चेन के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश यूनिट 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग्स, ये आपको याद रखना है. लास्ट क्वेश्चन, द अर्थ्स पोलर एक्सिस इज शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल एक्सिस बाय ऑलमोस्ट 43 किलोमीटर. 43 किलोमीटर वो छोटी है. तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों. इस सेशन को आप सब लोग देख रहे हैं ऐप के ऊपर. इसके बाद अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे होंगे कभी, तो आप ऐप के ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप. ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर आप हमारे कोर्स के अंदर अभी तक एनरोल्ड नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं इसको. इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे ये कोर्स दिखेगा. इस कोर्स के अंदर प्री टू मेन सारा कुछ पढ़ रहे हैं हम, चाहे वो आपके प्री के हिसाब से टॉपिक्स हैं, चाहे मेंस के टॉपिक्स हैं, चाहे वो जीके जीएस और रीजनिंग, ये भी इंक्लूडेड रहेगा इसी कोर्स के अंदर ही. बहुत जल्दी जीके जीएस भी शुरू होने वाला है ऐप के ऊपर. और टेस्ट सीरीज़ या फिर जो भी प्रैक्टिस सेशन है इस तरीके के सब कुछ इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होंगे. आप कोड यूज़ कर सकते हैं न्यू स्टार्ट, जिससे आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा. ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं. यूट्यूब पे इस सेशन को देख रहे हैं तो यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं. अगर आप ऐप के ऊपर देख रहे हैं तो ऐप के ऊपर जो पढ़ने वाले छात्र हैं इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखिएगा. आगे बहुत सारे सेशंस जो हैं ये हम करने वाले हैं ऐसे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड. लेकिन वो सेशन तब हो पाएंगे, हम तब अच्छे से हम कर पाएंगे, इसका आउटपुट तब अच्छा आएगा जब हमारा बैकलॉग ना हो. ठीक है, मैं आप सबसे ये बिल्कुल आशा नहीं कर रहा हूँ कि आपके 50 आउट ऑफ 50 आए या फिर एकदम 100% मार्क्स आए. मैं आपसे बस इतना सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लास ली हुई होनी चाहिए, नोट्स बने हुए होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बने हुए होने चाहिए. बाकी मेहनत अगर आपने कम भी कर रखी है तो मैं करवा लूँगा आपसे. बाकी मेहनत हम क्लास में करवा लेंगे आपसे, ज़बरदस्ती करवा लेंगे, कैसे भी करवा लेंगे. लेकिन वो वाली फीलिंग आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि मैंने तो क्लास भी नहीं ली. आपके साथ वो वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मेरे तो नोट्स भी कंप्लीटेड नहीं है. ये नहीं होना चाहिए. अपने नोट्स अपडेट रखिएगा, शॉर्ट नोट्स बना करके रखिएगा. बाकी आपको गलत करवा के जितने भी क्वेश्चन क्लास में करेंगे आपसे नहीं हो पाएंगे, फिर आप देख के करेंगे. तो जैसे मर्जी कर लीजिए आप, चाहे हम घिस के ही क्यों ना पढ़ लें, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर. तो आपको गिव अप नहीं करना है. ये नहीं सोचना है कि हो नहीं पा रहा हमसे तो, या फिर इतना सारा सिलेबस है कैसे करेंगे. करवाने की गारंटी, पढ़ाने की गारंटी मेरी. ठीक है, पढ़ेंगे हम साथ में मिल करके पढ़ेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. लेकिन कंडीशन यही है आप सबके लिए कि आप तो एफर्ट लगाएं ना. आप अगर एक कदम चलेंगे तो 4 मैं चल लूँगा आपकी तरफ.
बस रिक्वायर्ड आप सभी से यही है कि कुछ पेंडिंग वर्क मत रखिएगा, पेंडिंग टास्क मत रखिएगा, सारे सेशन लाइव देखे हुए होने चाहिए आपके, और नोट्स अपडेटेड होने चाहिए, नोट्स कंप्लीट होने चाहिए आपके, जिससे कि आपको एक, अब नोट्स कंप्लीट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप वो सारे नोट्स आपके दिमाग में चले जाएंगे, बस एक सेंस ऑफ मिसिंग आउट ना हो आपके अंदर कि यार मुझे मुझे तो ये सब्जेक्ट आता नहीं, मैंने तो नोट्स तक नहीं बना रखे हैं, मुझे तो पता नहीं है इस चैप्टर के अंदर क्या हो गया होगा। जैसे लेट से किसी चैप्टर किसी सब्जेक्ट के अंदर अगर 10 चैप्टर हैं, तो आपको ये लगेगा कि मैंने तो शुरू के 4 ही कर रखे हैं, फिर 5 6 7 मिसिंग है मेरे, और फिर उसके बाद 8 9 10 मैंने कर रखे हैं, तो बीच के 3 चैप्टर तो मेरे मिसिंग है, ये सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता नहीं। तो भले ही जिसने सारे नोट्स बना रखे हैं उसको भी उतना ही आता है जितना आपको आता है, लेकिन आप अपने अंदर एक जबरदस्ती नेगेटिविटी लेकर के चल रहे हैं, तो इसलिए अपने नोट्स कंप्लीट रखें, शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें, जिससे कि शॉर्ट नोट डेली डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहेंगे हम। फिर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में गलतियां करेंगे हम, जब गलतियां करेंगे तो उन्हीं से सीखेंगे कि क्या हमें लगता है हमें आ गया लेकिन नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी। एक टेंशन है, बैकलॉग फिर बन गया 1 2 क्लास का। कोई बात नहीं दोस्त, वीकेंड आएगा तो वीकेंड के ऊपर आप कवर करिएगा, कोशिश करिएगा ये हो जाए, और होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर आपके जीके जीएस के सेशंस जो हैं ये भी शुरू हो जाएंगे। तो इससे पहले पहले दिन रात एक कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। नोट्स के लिए आपको पीडीएफ भी मिल रही है ना, सारा कुछ तो है, बस नोट डाउन ही तो करना है आपको देख देख के, तो वो अपडेट कर लीजिएगा। ओवर थिंकिंग से कैसे बचें सर? ओवर थिंकिंग से ऐसे बचना है कि आप, वो आपका काम है ही नहीं, ओवर थिंक कर लेने से होगा क्या, उस चीज़ के, आपका दिमाग बहुत प्रेशियस है, ये समझो, आप ऐसे समझो कि मेरे दिमाग, मेरी सोच जो है ये बहुत ही कीमती है, पैसे खर्च हो रहे हैं इसको लगाने के, तो मैं फालतू की चीज़ों में क्यों लगाऊं, और उन चीज़ों पे तो बिल्कुल ही क्यों लगाऊं जिनके ऊपर मेरा कंट्रोल भी नहीं है। तो ओवर थिंकिंग से कोई आउटपुट नहीं निकल के आने वाला है। ओवर थिंकिंग अगर आप ऐसी चीज़ के बारे में कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्टिव है, लेट से आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप कुछ नया इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर करिए ना ओवर थिंक, उस पर सोचिए ना क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वैसी ओवर थिंकिंग लाएं। अब ओवर थिंकिंग के अंदर पढ़ाई करनी है, सामने नोट्स पढ़े हैं, क्लासेस पढ़ी हैं, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन आप सोचे जा रहे हैं कि हाँ कैसे होगा, एग्जाम क्लियर कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा, तो वो सारे माइंड मैप्स बना रहे हैं ज़बरदस्ती के, हम माइंड में सिनेरियोज चल रहे हैं। जीके जीएस अलग से कुछ भी नहीं लेना दोस्त, ना कोई टेस्ट सीरीज लेनी है अलग से, ना आपको अलग से कोई जीके जीएस का, रीजनिंग का कुछ भी नहीं लेना, सब कुछ आपको इसी कोर्स में मिलेगा, एवरीथिंग विल बी प्रेजेंटेड हियर। सर मेंस प्रैक्टिस ऑफलाइन होगी क्या? ऑफलाइन के बारे में भी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्त, जो भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा, अभी कोई कमिटमेंट नहीं है उसके बारे में, ठीक है। अभी ये ज़रूर है कि हाँ मेंस का आपको अभी के अभी हाथों हाथ ही सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। आज की क्लास भी आप देख लीजिएगा, सॉइल की जो हमने की थी, सॉइल मैकेनिक्स की, उसके अंदर सब कुछ था, हमने उसके मेंस के जितने पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं सारे हमने कर लिए। तो ये तो आपको यहाँ पर प्री प्लस मेंस का कवरेज सारा मिल ही गया है। बाद में जब मेंस की तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली प्री के बाद जो भी टाइम होगा उसमें मेंस की प्रैक्टिस तो हमें करनी ही है, तो वो तो करेंगे ही, लेकिन जो कमिटमेंट वाली बात है कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो वो तो मैं अभी के अभी लेके ही चल रहा हूँ कि आपको प्री प्लस मेंस इसी के अंदर यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और मेरा कोई एज सच पेड का ग्रुप अलग से नहीं बनाया हुआ है दोस्त, जो भी आप तक इन्फॉर्मेशन जाती है, जो भी नोटिफिकेशन जाते हैं वो 2 टाइप के जाते हैं। पहला टाइप का नोटिफिकेशन होता है फॉर ऑल, कुछ जेनरिक इन्फॉर्मेशन देनी है जो सभी को देनी है, तो वो ऑल जाती है, सभी के लिए जाती है, जिस भी दोस्त ने ऐप डाउनलोड कर रखी है उसके पास वो नोटिफिकेशन जाती है, और वो नोटिफिकेशन बहुत कम होती है, हमें ज़्यादा स्पैम नहीं करना है, तो काम की बातें जो है वही सिर्फ वहाँ पर पोस्ट की जाती हैं। दूसरा, जो सब्सक्रिप्शन है या फिर जिन दोस्तों ने पेड बैच ले रखा है, तो उनके लिए जैसे पेड बैच की कोई क्लास चल रही है तो उसका नोटिफिकेशन, पेड बैच की कोई पीडीएफ गई है उसका नोटिफिकेशन, पेड बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसका नोटिफिकेशन, वो ऑलरेडी ऐप के ऊपर मैनेज्ड है। तो एज सच कोई अलग से वैसे ग्रुप की रिक्वायरमेंट नहीं लगी मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं, फिर एक कंबाइंड ग्रुप बनेगा, फिर उसके अंदर अलग अलग टाइप की प्राइवेसी इश्यूज जो हैं वो सब ना आए। तो मेरे एंड से मैं आपका डेटा प्रोटेक्ट जितना मेरी तरफ से मैक्सिमम हो सकता है कि कोई भी ऐसा चांस ना बने कि किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन के पास जाए। आप ऐप
इंस्टॉल करते हैं, तो आप इंस्टॉल करते हैं ऐप तो आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आप अपना जो एड्रेस अगर उसके अंदर मेंशन कर रहे हैं तो वो हो गया, आपकी ये सारी जानकारियाँ, आपका नाम, वो सारी जानकारी हमारे पास ऐप के ऊपर आती है। तो हमारी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो डेटा है वो सिक्योर्ड रहे, वो डेटा जो है उसकी प्राइवेसी मेंटेन्ड रहे। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि बहुत आसान है कि हाँ ग्रुप क्रिएट कर दो और ये सब कर दो, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम बात करें तो जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है, और होनी भी चाहिए कि किसी का भी डेटा किसी भी प्रकार से लीक ना हो या किसी भी फॉर्म में शेयर ना हो किसी और के साथ, अनटिल अनलेस वो खुद पर्सन ये चीज़ ना चाहे तो। इसीलिए मेरे एंड से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। बाकी आप आपके दोस्त बन रहे हैं, जो भी आपकी बोलचाल है, तो अपने लेवल के ऊपर समझदारी दिखाते हुए जो भी आपको करना हो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं ऑब्वियसली, लेकिन मेरे एंड से जो रीज़न था वो मैंने आपको बताया। हाँ जी, ये कोर्स आप लैपटॉप में देख सकते हैं, लैपटॉप में ये कोर्स आप देख सकते हैं, sandeepjani.com वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं आप इसे। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।